मम्मा मुझे आप परेशान मत करो। मैंने बताया ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी और ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है। कोई चेंज नहीं होने वाली। रिद्धिमा अपना बैग पैक करते हुए बोली। पद्मा नाराज़गी से बोल उठी, अभी तुझसे छोटी संजना की भी शादी हो रही है और तू क्यों नहीं मानती? रिद्धिमा गुस्से से बोली, अब आप ऐसा कहोगी तो मैं संजना की शादी अटेंड करने भी नहीं जाऊंगी। बेटा, अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। आप शादी अटेंड कराओ, वरना संजना को और आपकी मौसी को बहुत दुख होगा। आपकी दादी की तबीयत खराब नहीं होती तो हम ही चले जाते, रिद्धिमा के पापा ने कहा। रिद्धिमा नाराज़गी के साथ बोल उठी, पर पापा, मम्मा ने ये क्या चक्कर चला रखा है? कह रही हैं वहाँ किसी से मिलना है, कोई लड़का है जिसके परिवार से मिलना है, जो मुझे पसंद करने आ रहे हैं। पापा बोल पड़े, नहीं बेटा, वो आपको पसंद करने क्यों आएंगे भला? आप ही उनको पसंद करने जा रही हैं। अगर अच्छा लगा तो ठीक, वरना बात वहीं पर ख़त्म। रिद्धिमा मन में बोली, मैं तो पहली नज़र में ही कैंसिल कर दूंगी। रिद्धिमा मम्मा की ओर देखते हुए बोली, और मम्मा प्रॉमिस करो आप इसके बाद मुझसे शादी की बात नहीं करोगे। पद्मा एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। पापा बोले, चलो बेटा हम छोड़ कर आएँ, ट्रेन का टाइम हो गया है। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, चली जाऊँगी। पापा हंसते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत स्मार्ट और काबिल है, पर हमें भी अच्छा लगेगा। चलो बेटा, हम लेट ना हो जाएं। रिद्धिमा अपनी कजिन की शादी अटेंड करने दिल्ली जा रही थी। उसके पेरेंट्स भी जाने वाले थे, पर अचानक दादी की तबीयत खराब होने के कारण उनको रोकना पड़ा। पद्मा ने रिद्धिमा को बताया था कि वहाँ एक परिवार आ रहा है जो उसकी मौसी यानी संजना की मम्मा की पहचान के हैं। वो काफ़ी अच्छे लोग हैं और अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मौसी के रिद्धिमा के बारे में बताने पर वो रिद्धिमा से मिलना चाहते हैं। रिद्धिमा, जो संजना की शादी में मस्ती करने की बात सोच रही थी, अब इस बात से खींच रही है। ऐसा नहीं कि रिद्धिमा अपनी शादी के विरुद्ध है, पर उसे लगता है कोई लड़का इतना टैलेंटेड और हैंडसम नहीं है जिससे रिद्धिमा को प्यार हो। उस पर न जाने कितने लड़के जान देते थे, पर कोई अब तक उसके दिल के करीब नहीं आ पाया। रिद्धिमा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। पढ़ाई में अव्वल, बास्केटबॉल में चैम्पियन, डांस में कई मेडल जीत चुकी थी और देखने में इतनी खूबसूरत कि वो कहावत सही बैठती है, चाँद सितारे उसके आगे पानी भरते हैं। तो रिद्धिमा भला कैसे किसी ऐसे वैसे लड़के की तरफ झुक सकती थी? उसने सोच ही लिया था कि उसके टक्कर का हो तभी दिल लगाने का मज़ा है, और अगर उसे वह लड़का भाए तभी वह शादी के लिए आगे बढ़ेगी। बेटा, मैंने इस बास्केट में तेरे पसंद के फल और खाना रख दिया है। बाहर का कुछ मत खाना और ट्रेन से बिल्कुल मत उतरना। मम्मा ट्रेन के बर्थ पर सामान रखते हुए बोली। रिद्धिमा ने ख्याल किया सामने बैठी बुजुर्ग महिला उसको ही देख रही थी। उसने झल्लाते हुए कहा, यह सब मुझे पता है मम्मा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। पर पद्मा कुछ कहने से पहले ही वह बुजुर्ग महिला बोल उठी, हम आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। खुद का ख्याल रख पाओ आप, यही काफ़ी है। रिद्धिमा ने मन में सोचा, पर मम्मा उसकी बात सुनकर खुश होती हुई बोली, जी आपका आभारी रहूँगी। रिद्धिमा उसकी बातों को इग्नोर करती हुई अपने सामान ऊपर के बर्थ में रखने की कोशिश की, पर मम्मा ने रिद्धिमा के सामान के साथ ही मौसी के और उनकी बेटी के लिए इतना सामान भर दिया था कि उसे उठाया नहीं जा रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, लाइए मैं रख देता हूँ। रिद्धिमा ने मुड़कर देखा, एक 6 फुट लंबा नवयुवक खड़ा था, पर रिद्धिमा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने बैग को रखने की फिर से कोशिश की, पर एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में भी पसीने से तरबतर हो गई। तभी वह युवक रिद्धिमा के हाथ से बैग लिया और बड़ी आसानी से ऊपर रख दिया। रिद्धिमा उसके स्पर्श से सहर गई और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन चलने वाली थी, इसलिए पापा और मम्मा ने उसे बाय किया और मम्मा उस बुजुर्ग औरत को देखते हुए बोली, आंटी ज़रा ध्यान रखिएगा मेरी बेटी का, अकेली जा रही है। वह महिला मुस्कुराते हुए बोल उठी, आप टेंशन मत लेना, मेरा पोता है ना, कुछ ज़रूरत हो तो वो मदद कर देगा। रिद्धिमा ने देखा
उनका पोता वही नौजवान पेपर पढ़ने में मगन था। मैं भुनभुनाई, मम्मा आप ही ना, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। पापा बोले, अच्छा अब गुस्सा मत कर, ठीक से जाना और खूब मज़े करना शादी में, हम उतरते हैं। रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाते हुए मम्मा पापा को बाय कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद ऊपर के बर्थ से एक बुजुर्ग नीचे उतरते हुए पूछा, बचवा क्या टाइम हुआ? मैं नवयुवक जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, दद्दा आपको कहा था ना उतरते वक्त मुझे कहना, मैं पकड़ूंगा। दद्दा मुस्कुराते हुए बोल उठे, अभी इतनी ताकत है मुझ में बचवा। बचवा ने एक प्यारी सी मुस्कान दी, फिर दद्दा को बिठाते हुए बोला, आप बैठो दद्दा, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। दादी बोल उठी, तू अपने दद्दा को बिगाड़ देगा बचवा, अभी 1 घंटे ही हुए उनको कॉफ़ी पिए। बचवा दादी की बात पर मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया और बैग से कॉफ़ी मेकर और बाकी सामान निकालने लगा। रिद्धिमा को उनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था और बार बार उस नौजवान के लिए बचवा सुनकर हंसी भी आ रही थी। और मुश्किल यह थी कि रिद्धिमा खुद को उस नौजवान को देखने से रोक नहीं पा रही थी। गोरा चिट्टा रंग, 6 फुट लंबा, घने बाल, आंखें बड़ी बड़ी गहरी, होंठ भरे भरे, तीखी नाक और सबसे आकर्षणीय थे उसके गाल में पड़ने वाले गड्ढे। वह कॉफ़ी बनाने में इतना मगन था मानो मंगल ग्रह पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान बना रहा हो। कॉफ़ी को घोलते समय वह अपने नुकीली नाक को बार बार सिकोड़ रहा था, जिसे देखकर रिद्धिमा को हंसी आ गई थी। अचानक उसने अपनी गहरी नीली आंखें उठाईं और रिद्धिमा की ओर देखा और रिद्धिमा तुरंत खिड़की से बाहर देखने का प्रयत्न करने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इससे पहले भी न जाने कितने नौजवान उसके करीब आने की कोशिश की। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना तो इन सब की आदत है, पर आज ना जाने क्या हो गया जब उसने रिद्धिमा को देखा। रिद्धिमा को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी उसने सुना किसी के मोबाइल पर गाना बज रहा था। रिद्धिमा ने महसूस किया उसके पसीने छूट रहे थे। क्या वो अभी भी उसकी ओर देख रहा है? तभी दद्दा की आवाज़ आई, बेटी आप भी थोड़ी कॉफ़ी लो ना, हमारा अम्मू बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। रिद्धिमा को अम्मू सुनकर हंसी आ गई, पर उसने गंभीरता का मुखौटा ओढ़ रखा था। उसने सोचा, अम्मू शायद इसका नाम अमन, अमल, अमय ऐसा कुछ होगा, पर यह नाम उसके चेहरे के साथ मैचिंग नहीं होते। क्या नाम होगा इस डील डॉल वाले का? पर उसे क्या, जो भी नाम हो। उसने नर्म स्वर में उत्तर दिया, जी मैं कॉफ़ी नहीं पीती। दादी चिंतित स्वर में बोल उठी, तो फिर आपको बनाना भी नहीं आता होगा, है ना बेटी? अगर सास ससुर या आपके पति को कॉफ़ी पसंद हो तो आप क्या करोगी? रिद्धिमा को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। पता नहीं ये लोग दूसरों के पर्सनल मामले में क्यों दखलंदाजी करते हैं, पर उसने सुना उनका बच्चा बड़े प्यार से ही कह रहा था, दादी आप भी ना ऐसी बातें मत करो जिससे किसी को असहज महसूस हो। चलिए आप अपना बिस्कुट ख़त्म कीजिए। दादी ने बिस्कुट का पैकेट लिया, फिर बोली, वैसे बेटी आपका नाम क्या है? रिद्धिमा ने मन में सोचा, गले पड़ी मुसीबत, 1 मिनट भी चुप होने का नाम ही नहीं लेती। पर दादी उसकी तरफ ही देख रही थी, मानो नाम सुने बिना उन्हें चैन नहीं मिलेगा। रिद्धिमा ने जवाब दिया, जी रिद्धिमा, रिद्धिमा गुप्ता। दादी और दद्दा दोनों एक साथ बोल उठे, वाह बहुत खूबसूरत नाम है, हमें पसंद है। रिद्धिमा के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह थे। उसका नाम उन्हें पसंद हो या ना हो क्या मतलब? दादी उसे देखते हुए बोले, नहीं माने बहुत खूबसूरत नाम है। रिद्धिमा ने एक पुस्तक निकाली और पढ़ने में खुद को बिजी किया। उसके दिल ने कहा, ऐसे ही बैठी रहेगी तो कल तक इनकी बातें सुनकर तू पक जाएगी। पर पता नहीं क्यों उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था पढ़ने में। उसका इतने दिनों का अनुभव यही कहता था कि लड़के आगे बढ़कर उससे दोस्ती करते थे, बात करने को उत्सुक रहते थे, पर ये बंदा तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा है और उसका ध्यान क्यों बार बार उसकी ओर जा रहा है? वह क्यों चाह रही है कि वह बंदा उसे देखे, उससे बात करे? उसने खुद को मन ही मन डांटा, तू क्यों मरी जा रही है रिद्धिमा? उसका तुझे देखना या बातें करना क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कल तो तू अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चला जाएगा, फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। पर पता नहीं
क्यों कल सफ़र खत्म होने की बात सोचते ही उसके दिल ने एक उदास सांस भरी। उसने अपने सर को झटका और किताब में दिल लगाने की कोशिश करने लगी, पर दिल है कि मानता नहीं। यही रिद्धिमा के साथ हो रहा था। वह चोरी चुपके उसे देख रही थी और उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वह युवक किस तरह अपने दादा दादी का ख्याल रख रहा था। रिद्धिमा की भी दादी थी और रिद्धिमा उन्हें बहुत प्यार करती थी। उस नौजवान ने दादा दादी को खाना खिलाया, फिर उनके बेड बनाए और उन्हें सुला दिया और लिहाफ उड़ाकर फिर खुद खाना खाने बैठा। रिद्धिमा ने देखा कितने धैर्य से और आराम से उसने ये सब काम किए। रिद्धिमा ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। पर रात में रिद्धिमा एक बहुत बड़े संशय में थी। उसका ऊपर का बर्थ था और उस नौजवान का भी, बस एक हाथ की दूरी पर ही वो था और रिद्धिमा के लिए बड़ा अजीब लग रहा था। उसने लेटते ही खुद को कंबल से सर से पैर तक ढककर अपनी आंखें बंद कर लीं, पर फिर भी वही प्रॉब्लम, दिल है कि मानता नहीं। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंख खोली तो देखा वह बंदा दूसरी ओर करवट लेकर सो रहा था। रात को रिद्धिमा की नींद 3-4 बजे खुली, पर वह बंदा उसी तरह दूसरी ओर करवट लेकर सो रहा था। अगले दिन दादी ने उसे उनके साथ नाश्ता करने को कहा, पर रिद्धिमा ने नम्रता के साथ इनकार कर दिया और मम्मा के दिए हुए नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए अपने बर्थ में जाकर सो गई। रात को तो उस हैंडसम से एक हाथ की दूरी पर सोने से उसकी नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं मन में क्या क्या हलचल मच रही थी। उसकी नींद टूटी दादी के उठाने से। वह उसे बुला रही थी। रिद्धिमा ने देखा वह बहुत चिंता में थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका अम्मू पिछले स्टेशन पर उतरा था और ट्रेन चल पड़ी और वह नहीं आया। दादी चिंतित स्वर में बोल रही थी, पता नहीं हमारा बचवा कहाँ गया, मुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी। रिद्धिमा को इतना सुनते ही हंसी आ गई। मन में सोचा, छोटा बच्चा थोड़ी है जो छूट जाएगा, पर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, वो किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गए होंगे, आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पर काफ़ी टाइम हो जाने के बाद दादी को घबराते देखकर वह बोली, एक काम कीजिए दादी जी, उनको फ़ोन कर लीजिए। दादी ने असहाय भाव से बताया कि बचवा का मोबाइल तो यहीं छोड़ गया है। रिद्धिमा ने मन ही मन बचवा को एक गाली दी ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम करने के लिए, पर दादी को बोली कि वो घर पर फ़ोन कर ले, कोई ना कोई आ जाएगा उन्हें लेने। दादी ने रोनी सूरत बनाकर बताया कि वो अम्मू के दोस्त की शादी में दिल्ली जा रहे हैं और किसी को नहीं जानते। रिद्धिमा ने कहा, तो एक काम कीजिए, आप अपने बेटे बहू को फ़ोन कर लीजिए, वो कोई इंतज़ाम कर देंगे और आपके पोते का टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएंगे दूसरी ट्रेन में। यह सुनकर दादी कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने बताया कि उनके बेटे बहू नहीं हैं। जब अम्मू छोटा था तभी उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। रिद्धिमा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह समझ गई, इसलिए दादा दादी और पोते में इतनी गहरी दोस्ती है, प्यार है। उसे इन बुजुर्ग के पोते के लिए बड़ा बुरा लगा जिसने अपने बचपन में ही माता पिता को खोया है। उसने मन ही मन कहा, भगवान जी जहाँ भी हो इनका पोता सुरक्षित रहे, क्योंकि वही इनका एकमात्र सहारा है। उसने दादी जी को आश्वासन देते हुए कहा कि उनको जहाँ जाना है अगर वो पता मिल जाए तो वो उनको वहाँ पहुँचा देगी, वो फिक्र ना करें। दद्दा ने सोचते हुए कहा कि उनके पास शादी का कार्ड है, उसमें पता होगा। उन्होंने जैसे ही कार्ड दिखाया, रिद्धिमा को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई कि वो संजना की शादी में ही जा रहे थे। अचानक उसका दिल जैसे खुशी से उछलने लगा। क्यों, ये वो नहीं जानती थी, पर शायद उस अजनबी से दोबारा मिलने की खुशी थी ये। अब तो उसे उस अजनबी के दादा दादी का खूब ख्याल रखना था। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अपने सोच पर उसे खुद ही हंसी आई। ऐसा लग रहा था मानो उस बंदे ने रिद्धिमा पर अपने दादा दादी की जिम्मेदारी छोड़ दी हो, पर नहीं, वो तो उसे दिखाना चाहती थी कि वह भी अपने से बड़ों का ख्याल रख सकती है और अच्छी तरह। पर उसने ऐसा कुछ कहा तो नहीं था, या उसे देखकर ऐसा लगा भी नहीं था कि वह कहना चाहता है कि रिद्धिमा तुम मेरे जैसा कभी नहीं बन सकती। पर रिद्धिमा के दिल में यही ख्वाहिश जगी थी कि उसकी नज़रों में खुद को ऊपर उठाए। और उस सफ़र में रिद्धिमा ने जितनी सेवा की उन बुजुर्ग की,
इतना तो उसने अपने पूरी ज़िंदगी में किसी की भी नहीं की थी। दद्दा को टाइम टाइम पर कॉफ़ी बना कर देना, उनके खाने का बंदोबस्त करना, दादी को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाना, उनको भरोसा दिलवाना कि उनका बचवा सुरक्षित है और जल्दी ही आ जाएगा, उनको बहलाने के लिए उनसे बातें करते रहना। दादी बहुत प्यारी थीं। रिद्धिमा बातों ही बातों में अपने पापा मम्मा दादी का उनके लिए प्यार, अपने दोस्तों के बारे में, खुद के सपने के बारे में बहुत कुछ बता गई थी। और दद्दा दादी के पास तो जैसे अपने अम्मू के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं था। उन्होंने उसे बताया था किस किस तरह अपने बेटे बहू के असमय मौत ने उन्हें तोड़ दिया था, पर इस बच्चे के लिए उन्हें जीना पड़ा। और तब रिद्धिमा को उसका पूरा नाम पता चला, अरमान मलिक। उसने मन ही मन सोचा, जैसा सूरत वैसा ही नाम, बड़ा प्यारा है। दद्दा ने बताया कि उनका घर नागपुर में है और अरमान मलिक को उसके व्यवसाय के कारण वहाँ के सभी लोग जानते हैं। वह एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है और दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, पर इसका उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। यह सब कहते हुए दद्दा की आंखों में अपने पोते के लिए गर्व था। रिद्धिमा ये देखकर चौंक गई कि दादी ने अपने बैग में एल्बम रखा हुआ था, जिसे निकाल कर वह रिद्धिमा को दिखाने लगीं। सारा एल्बम अरमान के बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरों से भरी थी और लग रहा था दादी उसे बार बार देखती थी, इसलिए बिना रुके वह बताती जा रही थी कि किस समय का फ़ोटो है उसमें। उसकी बातें सुनते हुए और तस्वीरें देखते हुए रिद्धिमा को लगा मानो वह उसे बरसों से जानती हों। उसके जीवन के हर एक क्षण की साक्षी रही है वो। रिद्धिमा अचानक उसे मिस करने लगी। उसने दिल में भगवान से प्रार्थना की कि वो जहाँ भी हो, वो अपने दद्दा दादी के पास जल्द से जल्द वापस आ जाए। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो रिद्धिमा ने दादा दादी को कुशल पूर्वक नीचे उतारा और अरमान के लिए कुछ देर इंतज़ार करने की सोची, पर इंक्वायरी में पता करने पर ज्ञात हुआ उस रूट में अगले ट्रेन लगभग 7-8 घंटे बाद है और रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रवाना होने का सोच लिया। उनके संजना के घर पहुंचने पर सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संजना बहुत खुश थी रिद्धिमा को पाकर और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई थी। रिद्धिमा ने एक बार कहा भी था कि दादा दादी शायद असहज महसूस करें इस नई जगह में और उनके पास रहने से थोड़ी फ्री महसूस करें, पर संजना ने कहा था कि मम्मा संभाल लेंगी। संजना उसे अपने कमरे में लाकर अपने शादी के गहने कपड़े वगैरह दिखा रही थी, पर रिद्धिमा का मन कहीं और भटक रहा था। पता नहीं अरमान कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, अगला ट्रेन मिला होगा कि नहीं, पता नहीं कैसी कैसी आशंकाएं मन को उद्वेलित कर रही थीं। जब तक अरमान वहाँ नहीं पहुँच जाता उसे चैन नहीं मिल रहा था। रात को सबने एक साथ डिनर किया और रिद्धिमा को ये देखकर चैन मिला कि दादा दादी मौसी के साथ इतने घुल मिल गए थे मानो पुरानी जान पहचान हो। वह संजना से अरमान के बारे में पूछना चाहती थी क्योंकि संजना अरमान की दोस्त थी, पर शर्म के मारे पूछ ही नहीं पा रही थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो उसे चिंतित देखकर आखिरकार संजना ने ही पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बस इतना ही कहा, ये तेरा दोस्त ऐसा ही है क्या, उसे अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल नहीं। संजना ने आश्चर्य से पूछा, कौन? रिद्धिमा बड़ी मुश्किल से बोली, अरमान मलिक। और कौन? संजना हंसते हुए बोली, तुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी। रिद्धिमा नज़रें चुराती हुई बोली, मैं क्यों चिंता करूं उसकी, मैं तो कह रही हूँ बड़ा गैर जिम्मेदार इंसान है जिसे अपने बूढ़े दादा दादी का ख्याल नहीं है। आज मैं उनके साथ नहीं होती तो क्या करते बेचारे। संजना मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं करते, यहाँ आराम से पहुँच जाते। रिद्धिमा चौंकते हुए बोली, कैसे? संजना हंसते हुए बोली, कैसे ये तो मुझे भी पूछना पड़ेगा। अच्छा छोड़ उन्हें और छोड़ अरमान को, मेरी शादी में आई है, चल उसके बारे में बात करते हैं, तो उससे बहुत कुछ शेयर करना है। रात को वह संजना के साथ ही सोई थी और संजना अपने होने वाले पति के बारे में अनर्गल बातें करती जा रही थी। संजना का प्रेम विवाह था और उसका होने वाला पति सुजय उसके साथ काम करते थे। संजना उसकी प्यार भरी बातें, उसका संजना का ख्याल रखना, उसके माता पिता के साथ कितनी नम्रता के साथ पेश आता है वो बताना, सब कुछ सुनते हुए रिद्धिमा के दिमाग में एक फिल्म की भांति चल रहा था।
पर सुजय के स्थान पर वहाँ अरमान था और संजना की जगह पर वह खुद। जिस तरह सुजय के बारे में बताते हुए संजना के चेहरे पर लाली छाई हुई थी, अरमान के बारे में सोचकर रिद्धिमा के चेहरे पर वह रौनक थी। संजना बात करते करते सो गई थी, पर रिद्धिमा की आंखों से नींद गायब थी। बस एक ही चिंता सता रही थी कि अरमान कहाँ है। थोड़ी भी आहट होती तो उसके कान खड़े हो जाते, कहीं अरमान ना आया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी, रिद्धिमा की चिंता बढ़ती जा रही थी और फिर चिंताएं गुस्से में तब्दील हो रही थीं। उसे बार बार यही लग रहा था कि एक इंसान इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, जो अपने बूढ़े दादा दादी को ऐसे छोड़कर गायब हो जाता है। उसने सोच ही लिया था कि अरमान के आने पर उसकी अच्छी खबर लेगी। इस दौरान वह भूल ही गई थी कि अरमान के साथ उसकी कोई पहचान ही नहीं है। उससे तो उसने कोई बात भी नहीं की थी, पर लगता था जैसे उनकी बरसों पुरानी पहचान है और रिद्धिमा का हक है उसकी गलती पर उसे डांटना। सुबह उसकी थोड़ी आंख लगी ही थी, तभी संजना ने उसे उठाते हुए बताया कि अरमान आ गया। वह सुनते ही धड़फड़ाते हुए उठ बैठी और लगभग दौड़कर हॉल में आ गई, जहाँ दादा दादी संजना के मम्मा पापा बैठे बातें कर रहे थे। वह सीधे अरमान के सामने आई और गुस्से से बोल उठी, इतनी देर कहाँ थे आप? ऐसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आपको पता भी है कि दादा दादी का टेंशन के मारे क्या हालत हो रखी थी। अरमान कुछ बोलने जा रहा था कि रिद्धिमा फिर चिल्ला उठी, आप सब लड़के एक जैसे ही हो। क्या ज़रूरत थी ट्रेन से उतरने की जब चढ़ना ही नहीं आता, और मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गए? ऐसी बेवकूफ़ी कोई करता है क्या? सब उसे ही देख रहे थे और अरमान सिर झुकाए खड़ा था। रिद्धिमा इतना कुछ कहने के बाद बुरी तरह हाँफ रही थी। अचानक उसे लगा वह कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, इसलिए सिर झुकाए बोल पड़ी, सॉरी, और वहाँ से जाने को उद्यत हुई। पर तभी दादी बोल पड़ी, रिद्धिमा बेटा, हमारे अम्मू को बहुत कुछ नहीं आता, क्या आप सिखा देंगी? रिद्धिमा ने असमंजस नज़र से दादी की ओर देखा तो दद्दा बोल पड़े, हम जानते हैं आप इसे अच्छी तरह सिखा सकोगी, इसलिए हम चाहते हैं इसे आपके हवाले कर दें। दादी बोल पड़ी, बेटा, इस 2 दिन के सफ़र में हमें आपसे बहुत लगाव हो गया है और हम चाहते हैं इसी तरह हम जब तक जिंदा हैं आपका साथ मिले। क्या आप इतना एहसान कर सकते हो हम पे? रिद्धिमा को समझ नहीं पा रही थी, बस सबका चेहरा देख रही थी। तभी संजना मुस्कुराते हुए बोली, रिद्धिमा, हम समझ रहे हैं तू कुछ समझ नहीं पा रही है। मैं बताती हूँ, ये मेरा दोस्त अरमान है ना, मुझसे तेरे बारे में बदनामी सुन सुनकर तुझे पसंद करने लगा था और तुझसे मिलना चाहता था। पर पद्मा आंटी ने पहले ही हमें बता दिया था तू इनसे मिलना नहीं चाहती है, तो हमने तुम लोगों का सफ़र साथ कर दिया और हमें लगता है काफ़ी जान पहचान हो गई है तुम लोगों की आपस में, वरना इस तरह कोई किसी अनजान को डांट नहीं पिलाता, है ना मम्मा? मासी हंसती हुई बोली, हाँ बेटा, कोई अपनों को ही इस तरह डांटता है। संजना अरमान के पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, इसे तो तू पहले से पसंद थी, पर अब लगता है तू भी इस नालायक को पसंद करने लगी है। रिद्धिमा ने देखा अरमान के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। वह कनखियों से उसे देखते हुए अपने रौब में कह उठी, सिर्फ पसंद से शादी नहीं होती, उसके लिए प्यार होना ज़रूरी है। संजना झट से बोल उठी, तो रोका किसने है? दादी ने अम्मू को तुझे दे ही दिया है, इन चंद दिनों में प्यार भी कर ले। कहने के बाद वह कान पकड़ती हुई दद्दा दादी को देखकर जीभ काटे, पर दद्दा दादी तुरंत बोल उठे, हाँ हाँ, हमें मंजूर है, और ठहाका लगाकर हंस पड़े। रिद्धिमा शर्माते हुए बोली, धत, आप सब भी ना, और वहाँ से दौड़कर अंदर भाग गई। रिद्धिमा और अरमान छत पर खड़े थे, पर पास पास पर नहीं। रिद्धिमा छत के एक किनारे और अरमान एक किनारे। रिद्धिमा ने पूछा, तो दादा दादी मेरे साथ टाइम बिताकर क्या देखना चाहते थे? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, देखना चाहते थे कि मेरी पसंद दिल की कैसी है। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या लगा उनको? अरमान, उनको पता चला कि आपका दिल सोने का है। रिद्धिमा, और अगर मैं उन्हें नहीं पसंद आती तो? अरमान उसके लिए थोड़ा करीब आता हुआ बोला, तो उन्हें रिश्वत देकर मना लेता। मुझे पता है उन्हें कैसे मनाया जा सकता है। वैसे मैंने हीरा चुना था, यह मुझे पता है। रिद्धिमा की आंखों में प्रश्न था।
अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, सॉरी पर सच्चाई बताता हूँ। संजना के पास तुम्हारी फ़ोटो देखकर और तुम्हारे बारे में सुनकर मैं तुम पर फ़िदा हो गया था और फिर मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा की और जितना तुम्हारे बारे में सुनता गया तुमसे प्यार होता गया। रिद्धिमा आंखें तरेड़ते हुए बोली, जासूसी? अरमान ने कान पकड़ कर इशारे से माफ़ी मांगी। रिद्धिमा कुछ सोचते हुए बोली, और अगर मैं मना कर देती तो? अरमान मुस्कुराया और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए रौब के साथ उत्तर दिया, अरमान मलिक पर फिदा ना हो ऐसी कोई लड़की है ही नहीं इस दुनिया में। पहली नज़र में ही मर मिटेंगी लड़की, पहली नज़र में ही मर मिटेंगे ये मुझे पता है, चाहे वो रिद्धिमा गुप्ता ही क्यों ना हो। रिद्धिमा ने आंखें तिरछी करके उसे देखते हुए हा कहा, मानो ऐसा हो ही नहीं सकता, और दौड़कर वहाँ से चली गई। अरमान उस ओर देखते हुए गा उठा, सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू। अभी दोनों बालकनी में खड़े थे और कुछ पास पास थे, पर रिद्धिमा की नज़रें रास्ते की तरफ थीं। कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक रिद्धिमा बोली, तो आप उसी ट्रेन में थे? अरमान ने सिर हिलाया। रिद्धिमा को नाराज़गी के साथ बोली, इस चक्कर में आपने दादा दादी को सारा दिन अकेले छोड़ दिया। अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखती तो? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, उन्हें अपना काम खुद करना आता है, वो तो जानबूझकर खुद को ऐसा दिखा रहे थे। पर हाँ, मैं वहाँ आसपास किसी और के लिए था, उस ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए, क्योंकि उसकी मम्मा ने जिम्मेदारी जो सौंपी थी। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा तो अरमान ने उसके पास आते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेता हुआ, उसकी सुरमई आँखों में झांकता हुआ धीरे से पूछा, सही कहा ना हुस्न मलिका? रिद्धिमा शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं पता, और वहाँ से भाग खड़ी हुई। अरमान ने उधर देखा और जिस हाथ से रिद्धिमा के कोमल हाथों को पकड़ा था उसे अपने होठों से लगाते हुए गुनगुनाया, ओए होए। जब सब संजना की शादी के फंक्शन में व्यस्त थे, दो प्रेमी कहीं और बिजी थे। अरमान ने पूछा, संजना से पता चला आपको मेरा एल्बम देखते हुए मुझसे प्यार होने लगा था? रिद्धिमा ने कुछ सोचने का दिखावा करते हुए उत्तर दिया, संजना ने ऐसा कहा? ऐसा कुछ नहीं है। अरमान मुस्कुरा उठा अपनी प्रिया की ओवर स्मार्ट बात सुनकर और बोल पड़ा, पर मुझे तो हो गया था पिछले 2 साल से तुम्हारी तस्वीरें देखकर और तुम्हारे बारे में संजना से सुनकर। जब भी वह छुट्टियों में तुम्हारे वहाँ घूमने जाती, मुझे उसके वापस आने का इंतज़ार रहता था। उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में सुनने के लिए, तुम्हारी तस्वीरें देखने के लिए। रिद्धिमा चुप सी सुन रही थी। अरमान उसके बिल्कुल करीब आता हुआ बोला, पर मैं एक चीज़ समझ गया हूँ। रिद्धिमा उसकी तरफ देखते हुए पूछी, क्या? अरमान उसकी आंखों में झांकता हुआ गुनगुनाया, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। रिद्धिमा शर्माते हुए बोल पड़ी, धत, तुम लड़के बड़े बेशरम होते हो। अरमान उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ उसकी लटों को चूमता हुआ कान में फुसफुसाया, किसी को तो बेशरम बनना पड़ेगा, वरना प्यार वार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। रिद्धिमा उसकी बाहों में कसमसाते हुए झूठे गुस्से से बोली, मुझे ऐसे बेशरम लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अरमान उसे और करीब खींचता हुआ बोला, झूठ? रिद्धिमा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, सच? अरमान अपने आलिंगन को और मजबूत करते हुए बोला, झूठ? रिद्धिमा उसे परे धकेलने की कोशिश करती हुई बोली, सच? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि अरमान ने उसके नरम होठों को अपनी उंगली से सील कर दिया था।